नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है वाइब्रेशन, रोटेशन, रमन स्पेक्ट्रा। यदि आपको ध्यान हो, हमने वाइब्रेशन, रोटेशन और सिर्फ स्पेक्ट्रा पढ़ा था, रमन हमने नहीं पढ़ा था, है ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन, रोटेशन, रमन स्पेक्ट्रा। अब जो वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी होती है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास ये होती है। ये हमने किस में लिखे है? वेव नंबर टर्म्स में। ओमेगा ई क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया वाइब्रेशन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एनर्जी, और ये हो गया हमारे पास रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, ये हमने आपको ध्यान हो तो हम काफ़ी समय से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये हमने वहाँ पे एनर्जीज भी डिस्कस की थी, कैसे निकालते हैं हम इनको। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं और इसको सिंपली ये लिख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो जो मेरे पास वेव नंबर होगा रमन लाइंस का, वो क्या होगा। अब देखो, वेव नंबर रमन लाइंस का मैं आपको बता दूँ। रमन लाइन का वेव नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये मेरे पास है इंसिडेंट फोटोन है, जिसका एनर्जी कितना है, इन hμI है। तो ये फोटोन क्या, ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इस फोटोन को स्कैटर कर सकता है। तो इस मान लीजिए स्कैटर हुआ तो उतनी एनर्जी का एक फोटोन स्कैटर हो गया। ऐसा भी हो सकता है ये मॉलिक्यूल क्या करे, एनर्जी दे दे इस फोटोन को, तो ये फोटोन ज़्यादा एनर्जी से अब स्कैटर हो गया। मान लो अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, hμ। अब ये hμ क्या है, hμ वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल ने किसको दी है, फोटोन को। तब ये फोटोन इस एनर्जी से स्कैटर हो गया। तो अब ये जो स्कैटर्ड एनर्जी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गई। पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी, ये थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल ये फोटोन क्या कर दे, एनर्जी दे दे। किसको एनर्जी दे दे, मॉलिक्यूल को। तो जब मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मान लो अब इसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, तो मान लो -hμ हो गई। समझ में आया। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इस मॉलिक्यूल की, ये हो गई। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, तो 3 केस बने। उतनी फ्रीक्वेंसी पे स्कैटर हो गया, जिसको हम बोलते हैं रेले लाइन। ठीक है ना। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्कैटर हुआ, इसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, समझ में आई बात। और कम फ्रीक्वेंसी पे स्कैटर हुआ, इसको बोलते हैं हम स्टोक लाइन। अब एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइन, इन्हीं को कहा जाता है रमन स्कैटरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हो रेले लाइन में कुछ प्लस हो रहा है, रेले लाइन में कुछ माइनस हो रहा है, तो वही हमारे पास क्या है, रमन इफेक्ट है, रमन स्कैटरिंग है। ठीक है ना। तो रेले लाइन को हम एक्साइटिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्साइटिंग लाइन भी कहा जाता है। तो ये जो एनर्जी ऐड और एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल से फोटोन में, या फोटोन से मॉलिक्यूल में ऐड और एब्जॉर्ब हो रही है, ये दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के। कोई डाउट है? तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है कि देयरफॉर द वेव नंबर ऑफ रमन लाइंस आर गिवन बाय, तो जो रमन लाइंस का वेव नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, रेले लाइन में कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा। समझ में आया। तो वेव नंबर की हम बात कर रहे हैं, यदि हम प्लस करेंगे तो एंटी स्टोक हमें क्या मिलेगा, एंटी स्टोक रमन लाइन मिलेगी। माइनस ले लेंगे तो स्टोक रमन लाइन हमें मिलेगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एनर्जी हमने वेव नंबर की टर्म्स में निकली। तो देखो डैश का मतलब हो गया हमारे पास अपर एनर्जी लेवल। क्या हो गया, अपर एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है ना। और डबल डैश को हमने क्या लिया, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है ना। अब अपर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल घटाएंगे, है ना, तो वो एनर्जी उस मॉलिक्यूल में ऐड हो रही है या घट रही है, उस हिसाब से तो हमें एंटी स्टोक लाइन मिल रही थी। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, अपर एनर्जी लेवल को तो सिंपली GV/FG लिख सकते हैं, और लोअर को हम V डबल डैश माइनस F डबल डैश, ये G के टर्म्स में लिखा हमने। समझ में आया। इन दोनों को मैं एक साथ ला के यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, बस आपको ना देखो, ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं बाद में ना समराइज कर दूंगा और आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इससे पहले सिर्फ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा।
वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा, इन दोनों को कंबाइन करके ही हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको जब ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो ये बस आपको कंसेप्ट समझना है। ये आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, तो मेरे पास जो सिलेक्शन रूल होगा सिंपली वही है। तो रोटेशनल लेवल के केस में मेरे पास सिलेक्शन, वो वाइब्रेशनल लेवल के केस में सिलेक्शन रूल क्या होगा, मेरे पास डेल वी होगा +1 +-2 +-3 ये होता है। और डेल जी हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 या ±2 होना चाहिए। अब देखो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है, +-2 और +-3 जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो ट्रांजिशन भी बहुत कम होगा। तो यहाँ से ट्रांजिशन बहुत कम होता है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ के ट्रांजिशन की बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ना जो ऑलमोस्ट हमें जो मिलता है वो किससे मिलता है, ट्रांजिशन से। वो डेल वी जो है +-1 समझ में आया, और डेल जे इज इक्वल टू 0 ±2, ये रोटेशनल हो गया और ये हमारे पास वाइब्रेशनल केस हो गया। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आया, सिलेक्शन रूल है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो डेल वी इज इक्वल टू +-1 कहने का मतलब देखो क्या है, मॉलिक्यूल को यदि 0 से किस में जाएगा, 1 में जाएगा, है ना, लोअर स्टेट से किस में गया है, अपर स्टेट में गया है, तो ये एब्जॉर्प्शन का केस हो गया, है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। और यदि ये 1 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा, तो यानी ये इमिशन का केस हो गया। समझ में आया, हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, 0 से किस में जाएगा, 1 स्टेट में जाएगा, तो क्या होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, डेल जे 0 यदि है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू ब्रांच। डेल जे इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं, एस ब्रांच। और डेल जे इज इक्वल टू -2 को क्या बोलते हैं, ओ ब्रांच बोलते हैं। अब आप एक बात ध्यान से देखना है, याद रखने का तरीका बहुत आसान है। देखो, डेल जे इज इक्वल टू 0 तो क्यू ब्रांच ध्यान रहेगा, क्योंकि कोई चेंज यदि एनर्जी स्टेट में नहीं होता है, रोटेशनल और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी क्यू ब्रांच होता है। देखो यह माइनस आ रहा है और ये क्या, 0, 0 का मतलब कम, तो यहाँ में माइनस रहेगा, -2। समझ में आया, और कुछ नहीं, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आप देखो, ये हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है, किसका स्पेक्ट्रा होता है, ये वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा है डायटोमिक गैस का। अब देखो, ये रेले लाइन है और ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल केस है ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन केस है, ध्यान से समझना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटेशन केस है। देखो प्योर रोटेशन है, यहाँ पे वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है। ये जो क्यू लाइन हमें मिल रही है ना, अब जो देख रहे हैं, ये क्यू लाइन वाइब्रेशन की वजह से है, और ये हमारे पास क्या है, रोटेशन की वजह से। क्यों वाइब्रेशन की वजह से, ये रोटेशन की वजह से, तो इसमें वाइब्रेशन रोटेशन दोनों है, इसमें वाइब्रेशन रोटेशन क्या है, दोनों है। समझ में आ गई बात। तो देखो, रेले लाइन में कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो हमें क्यू और एस लाइन उसी हिसाब से मिल जाएगी। समझ में आया मैं क्या कहा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं, एक एक हम ब्रांच को डिस्कस करेंगे। यदि हम देखो क्यू ब्रांच की बात करें, अब ध्यान से देखना, क्यू ब्रांच हमारे पास कब आएगी, जब ट्रांजिशन होगा 0 से 1 में, ठीक है ना। तो 0 से 1 स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और डेल जे क्या होना चाहिए, 0। अब डेल जे यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स 2 से 2 में जाए, 3 से 3 में जाए, है ना, 1 से 1 में जाए, इन सभी केस में डेल जे 0 ही आएगा, है ना। 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में डेल जे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अपर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट दोनों क्या है, सेम है। अब जब अपर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट हमारा सेम है, अब एक बात बताओ, तो ये दोनों सेम है तो पूरा 0 ही हो गया, और ये समझ में आया, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 0। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो सिंपली देखो, हमारे पास ये केस बन गया। और ये क्या है, फंडामेंटल बैंड ही तो होता है। फंडामेंटल बैंड में ट्रांजिशन कैसे होता है, 0 से 1 में होता है, और 0 से 2 यदि ले तो वो क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन होता है। 0 से 3 में ले तो सेकंड ओवरटोन होता है। उनकी बात हमसे नहीं कही गई है, हम सिर्फ 0 से 1 में लेते हैं। जैसे मैंने रीज़न बताया, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ग्राउंड स्टेट में मोलिक्यूल जनरली होते हैं, तो ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, तो ये हमारे पास ओमेगा ए 1 - 2x ही आता है। सिंपली आप ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है जी वी का, आप जानते हैं क्या होता है ना, ये हमने कई बार कर चुके हैं हम इस चीज़ को, तो सिंपली आ गया। अब आप देखो, यदि मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ तो मेरे पास प्लस में सिंपली ये लिखा जाएगा, माइनस ले लूँ तो माइनस में ये लिखा जाएगा। तो क्यू ब्रांच के अंदर स्टोक और एंटी स्टोक लाइन्स आ गए मेरे पास। अब देखो डायग्राम से देखो, अब देखो रेले लाइन में यदि हम कुछ जोड़ दें, वेव नंबर में कुछ प्लस होगा ना यहाँ पे,
तो ये मेरे पास क्यों ब्रांच आ गई, नहीं आ गई, वाइब्रेशन रोटेशन का क्यों ब्रांच आ गई, ठीक है। तो ये क्या, एंटी स्टोक। और रेले लाइन में से कुछ घटा रहे हैं तो, और वाइब्रेशन रोटेशन में हमें क्या मिल गया, क्यू ब्रांच मिल गया। तो ये किसका है, स्टोक बैंड का है। तो वही है, रमन लाइन में हमने कुछ माइनस किया तो स्टोक लाइन्स आया, प्लस कर रहे हैं तो एंटी स्टोक लाइन आया। अब आप एक बात ध्यान रखना, क्यू ब्रांच में ना वाइब्रेशन ही हो रहा है एक तरीके से, रोटेशन तो है ही नहीं, है रोटेशन कहीं भी नहीं है ना, रोटेशनल टर्म तो हट ही गई यहाँ से, ठीक है, समझ में आया, रोटेशनल टर्म तो हट ही गई। तो ये देखो क्यों और क्यों आ रहा है ना, ये प्योर वाइब्रेशनल टर्म की वजह से आ रहा है। आगे देखो एस ब्रांच हमारे पास देखो क्या होता है, वही सिंपली डेल वी हमें 0 से 1 ही लेना है ना, ट्रांजिशन 0 से 1 रखना है हमें एस ब्रांच में। अब डेल जे इसमें +2 होगा, तो +2 हमारे पास कब आएगा, जब 0 से किस में जाए ट्रांजिशन, हम एब्जॉर्प्शन का केस ले रहे हैं तो 0 से 2 में जाएगा। देखो वाइब्रेशन में तो बताया 0 से 1 गया, तो अब रोटेशन में क्या होगा, 0 से 2 जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 2 से 4 में जा सकता है, 3 से 5 में जा सकता है। समझ में आया या नहीं आया, तो ऐसे ही तो ट्रांजिशन होगा। तो अपर स्टेट में से लोअर स्टेट को घटाएंगे तो 2 आएगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 - 0, अब देखो अपर स्टेट हमारे पास, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है, लोअर स्टेट को मैं जे मान लेता हूँ ना, डबल डैश हटाने से अच्छा तो यही है। अब यहाँ हमारे पास देखो था क्या, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास था क्या, ये एफ यही तो था, ठीक है ना। तो लोअर स्टेट को क्या मान लिया मैंने, लोअर स्टेट को सिंपली जे मान लिया, और ये अपर स्टेट मेरे पास क्या आ जाएगा, J+2 आ जाएगा। तो अपर स्टेट कितना आ गया, J+2। अब इन दोनों को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि एफ जे हमारे पास होता क्या है, J+1 ही तो होता है, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये आ गया। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जे का वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 है। लो जे हमने क्या माना था, लोअर एनर्जी लेवल ही तो मानना था ये, तो जे कितना है, 0 1 2 3 आएगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। अब एक बात देखो, यदि मैं ये टर्म हटा दूँ, ये टर्म सिंपली हटाओ यहाँ से, रमन रेले प्लस माइनस ये यदि मिले तो आपको ध्यान हो, ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ही तो है। क्यू ब्रांच जो हमें मिला है ना, ये क्यू ब्रांच क्या है, ये सिंपली जो क्यू ब्रांच हमें मिला है क्या है, ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, सिंपली बात है, रमन स्पेक्ट्रा है ना, रोटेशनल केस नहीं है। क्यू ब्रांच में क्या होता है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा मिला है। ये हमने वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा जब वाले लेक्चर में आप देखोगे तो सिंपली यही केस आता है। अच्छा अब देखो, जब हम यदि मैं ये टर्म हटा दूं, ये टर्म हटा दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, रमन रेले प्लस माइनस B4J+6 मिलेगा। और ये टर्म क्या है, ये रोटेशनल केस है। तो मैंने यही तो आया था प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जब पढ़ाया था, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जब मैंने पढ़ाया था, तो आपको ना इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, रोटेशनल और वाइब्रेशनल रमन इफेक्ट जब भी करना हो ना, इन दोनों को जोड़ दो। देखो पूरा ऊपर से नीचे तक अभी तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वाइब्रेशनल केस जोड़ दिया और रोटेशनल केस जोड़ दिया, तो सिंपली बन गया हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन लाइन। इसको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जे यहाँ पे 0 1 2 3 होगा, प्लस लेंगे एंटी स्टोक रमन लाइन, माइनस लेंगे स्टोक रमन लाइन। अब आप ध्यान से देखना, डायग्राम की मदद से आप ध्यान से देखो, एस ब्रांच की मैंने बात किया, देखो रमन लाइन में कुछ जोड़ो, देखो एस लाइन तो यहाँ भी है, लेकिन हम वाइब्रेशन रोटेशन मैंने बताया, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, वाइब्रेशन रोटेशन। तो रमन लाइन में कुछ जोड़ेंगे तो एस लाइन हमें यहाँ मिलेगी, रमन लाइन में से कुछ घटाएंगे तो एस लाइन हमें यहाँ मिलेंगी वाइब्रेशन रोटेशन में। तो स्टोक एंटी स्टोक लाइन्स मिल जाएंगी, तो वो ये प्लस माइनस करने पर एंटी स्टोक और स्टोक लाइन हमें मिल जाएंगी। समझ में आ गई बात, प्लस पे क्या मिलेगा एंटी स्टोक, माइनस पे क्या मिलेगा स्टोक, क्योंकि एंटी स्टोक में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, या हम कहें वेव नंबर भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। समझ में आया। यदि शिफ्ट निकालनी हो तो शिफ्ट सिंपली ये आएगी हमारे पास, ये ही शिफ्ट आएगी, क्योंकि इसको इधर रमन में से रिले घटा देंगे, यही तो शिफ्ट आएगी, ठीक है। ओ ब्रांच की यदि बात करें तो देखो सिंपली ओ ब्रांच में कहाँ, 0 से किस में जाएगा 1 में, और डेल जे कितना आना चाहिए -2। अब देखो -2 कब आएगा, हम एब्जॉर्प्शन का केस पढ़ रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो 0 से 1 में। अब देखो यदि मेरे पास 2 से किस में जाए 0 में जाए, तो इनिशियल और फाइनल 0 में से 2 घटाओगे तभी तो -2 आएगा,
है ना, 3 से 1 में जाए, 4 से 2 में जाए, 5 से किस में जाए, ध्यान से सुनो, 3 में जाए, तभी तो ये केस आएगा। समझ में आया? तो देखो अपर में से लोअर को घटाएंगे तो -2 आना चाहिए, और माइनस जे डबल डैश उधर ले गया तो मेरे पास सिंपली ये बनेगा। अब देखो तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये था क्या, यही तो था एफ जे माइनस एफ डबल जे, अपर माइनस लोअर। अब देखो अपर वो लोअर को मैंने क्या मान लिया, ये मैंने ये डबल डैश को ना सिंपली जे मान लिया है ना, समझ में आया? और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जे माइनस के 2, ये आ गया। इसको हमने सोल्व किया सिंपली। अब ध्यान से देखो ये मेरे पास क्या लोअर एनर्जी तो था, और लोअर एनर्जी वो लोअर जे तो था, और लोअर जे हमारे पास सिंपली 2 हो सकता है ना, जे 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, तो 2 3 4 हो सकता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट सुनो, अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है ना, ओ ब्रांच में जे 2 3 4 हो गया, तो ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया, एग्जाम में भी आप इस चीज़ को भूल जाओगे। तो देखो इसका इलाज क्या है, इसका देखो इलाज क्या है, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 4j + 6। अब कैसे, अब देखो 2 का वैल्यू रखो, यहाँ 2 रखो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना है 6, तो -6 आ गया। अब यदि मैं इसमें j का वैल्यू 0 रखूँ, यहाँ क्या रखा मैंने 0, तो तब भी तो -6 आ रहा है, समझ में आया? तो आपको इस चीज़ को याद ना रख के सिंपली इस चीज़ को याद रखो, है ना। क्यों ऐसा किया गया है, ताकि सिमिलैरिटी बनी रहे। अब आप ध्यान से देखो, एस ब्रांच में जब जाओगे तो ये केस आया, यहाँ बीच में प्लस है, ओ ब्रांच में जाओ वही चीज़ है, बस यहाँ बीच में क्या माइनस है, तो याद रखने में आसानी होगी। और जे का वैल्यू 0 1 2 3, ऊपर भी हमारे पास एस ब्रांच में क्या था 0 1 2 3 था, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बहुत आसान है, देखो ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, बस घटाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आप समझ पाओगे, कर पाओगे, अन्यथा नहीं बिल्कुल भी। अब देखो मैंने इसको बिल्कुल समराइज़ कर दिया है, क्या ये हमारे पास केस है, ठीक है ना। तो क्यू ब्रांच हमारे पास सिंपली ये आता है, एस ब्रांच में यहाँ प्लस हो जाता है, ओ ब्रांच में यहाँ क्या होता है माइनस होता है। तो ये तो हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में भी आया था, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में भी आया था नहीं आया था। यदि मैं इसको हटा के ना, इसको हटा के सिंपली यहाँ लिख दूँ B4J + 6, B4J + 6, ये बन जाएगा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। देखो ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, दोनों को जोड़ दिया, एस ब्रांच मिल गया, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा यहाँ घटाया गया है, तो ये ओ ब्रांच में मिला है, ठीक है। और जे का वैल्यू इन सब में क्या 0 1 2 3 4 5, तो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, टिपिकल नहीं है। मैं इसलिए क्यों उस पर प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो CSIR के, गेट के, TIFR के, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो समराइज मैंने कर दिया, लेक्चर को 2-3 बार देखो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।